नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आभा मंडल का के ऊपर और उसके चिकित्सीय प्रभाव, उसको प्राण ऊर्जा से संबंधित करके हम कैसे समझ सकते हैं, एक आम आदमी भी इस चीज़ को समझ सके। इसके लिए हम एक सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि आभा मंडल का जो चिकित्सीय प्रभाव क्या रहता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आभा मंडल जो है एक ऊर्जा का स्तर है, प्राण ऊर्जा का स्तर है। इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है, इसको आंखों के द्वारा देखा भी जा सकता है, इसको मेजर भी किया जा सकता है, इसके प्रभाव को भी हम अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। अब सामने जो स्लाइड है इसमें 3 प्रकार का आभा मंडल दिखाया गया है। एक है डिस्टर्ब्ड आभा मंडल, जिसमें ब्लॉक है एनर्जी, मतलब जैसे दिए का प्रकाश है लेकिन उसके चारों तरफ कालिक लग गई है या उसको हमने ब्लॉक कर दिया है किसी चीज़ से। तो ऐसे ही हमारी जो चेतना का प्रकाश है, यानी जो हमारे शरीर की जो ऊर्जा का जो स्तर है वो कहीं ब्लॉक हो जाता है, हमारी नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती है, तो वो बीमार आभा मंडल है। वो बीमार आभा मंडल है जो पहली इमेज में हम देख रहे हैं। दूसरी इमेज में देख रहे हैं हम विस्तृत आभा मंडल है, मतलब बहुत उसका जो इंटरनल ओरा है, जो आंतरिक आभा मंडल है, वो अच्छे से फैलाव है, उसमें बीमार नहीं है, अच्छे से फैला हुआ है, वेल बैलेंस्ड आभा मंडल है। मतलब इसकी शरीर मन आत्मा की जो ऊर्जा है वो संतुलित तरीके से काम कर रही है। तीसरी पिक्चर में हम देखते हैं कि कहीं कहीं तो संतुलित है लेकिन कहीं कहीं ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा सघन हो गई है। मतलब हम जब आभा मंडल चिकित्सा की बात करते हैं, प्राण चिकित्सा का उपयोग जब हम करते हैं तो हम 3 चीज़ें चेक करते हैं। पहली चीज़ है कि अगर कोई ब्लॉक है तो उसको दूर करना है। जैसे पहली पिक्चर में है, ऊर्जा ब्लॉक हो रखी है, यहाँ पर बीमारियाँ होंगी, यहाँ पर ऊर्जा की कमी होगी क्योंकि नस नाड़ियाँ ब्लॉक हो गई हैं। दूसरी पिक्चर में जो है वो ऊर्जा संतुलित हो गई है, एक स्वस्थ आदमी का आभा मंडल है। तीसरी में ऊर्जा सघन हो गई है। शरीर में ज़्यादा प्राण ऊर्जा होना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कम प्राण ऊर्जा होना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम प्राण चिकित्सा में क्या करते हैं, आभा मंडल को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। उसको हम जांचते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपके हाथों के द्वारा, आपकी आंखों के द्वारा और रोड्स के थ्रू, और भी इसकी मैं विधि बताऊंगा थोड़ा सा आगे जब हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो उसको जांचते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि ऊर्जा कम है, संतुलित है या कि ज़्यादा है। 3 केस होंगे, या तो ऊर्जा कम होगी या ठीक होगी या फिर ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा है तो उसको हम कम करेंगे, अगर ब्लॉक है तो उस ब्लॉकेज को हम खोल देंगे, अगर संतुलित है तो हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम इलाज नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ये जो आभा मंडल पर जो हम चिकित्सा करते हैं इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। इस चिकित्सा करने के लिए अलग अलग विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ विधियां मैंने लिखी हुई हैं, इन विधियों में भी इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सबसे मुख्य जो विधि आभा मंडल के ऊपर है, प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग जो है 90s में मास्टर चोआकोक सुई द्वारा बनाई गई। नॉर्मली ये हमारे भारत के ग्रंथों से ही ली गई है ये सारा कॉन्सेप्ट, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम से इसको बनाया है और उसमें आभा मंडल में सुधार करना, उसकी ऊर्जा, कुछ बढ़ी हुई ऊर्जा को कम करना, कम ऊर्जा को बढ़ाना, वो सारी विधियां प्रयोग की जाती हैं। इसमें कुछ विजुअलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, इमेजिनेशंस का प्रयोग किया जाता है, आभा मंडल को क्लीन करने के लिए अलग विधियों का उपयोग किया जाता है, क्रिस्टल्स का उपयोग किया जाता है। ये इसको बोलते हैं प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग है मास्टर चोआकोक सुई ने बनाई, जो कि फिलीपींस के थे। तो उन्होंने इसको एक प्रॉपर सिस्टम से बनाया और पूरी दुनिया में एक प्रॉपर सिस्टम से प्रैक्टिस की जाती है और बहुत ही प्रभावी मेथड है ये। प्राणिक चिकित्सा को समझने का आज के दिन अगर कोई सिस्टमेटिक मेथड है तो वो प्राणिक हीलिंग है। उसके बाद दूसरी जो विधि आती है वो है रेकी चिकित्सा। रेकी चिकित्सा भी प्राणिक चिकित्सा की तरह ही आभा मंडल पर ही काम करती है, ऊर्जा के स्तर पर ही काम करती है और आपके ऊर्जा और आपके चक्रों की ऊर्जा, आपके शरीर की ऊर्जा में सुधार करके उसको ठीक करने का, उसकी बीमारियों को, उसकी फिजिकल डिजीज, साइकोलॉजिकल डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज, इन सबको ठीक करने का एक प्रभावी तरीका है। रेकी जो है वो 1960s में पॉपुलर हुई थी। रेकी का जो इजाद किया था वो मास्टर डॉक्टर मिकाओ उसुई ने किया था। मतलब रेकी का मतलब जो है, रेकी जो एक जापानीज वर्ड है, रे का मतलब है एक सर्वव्यापक, की का मतलब है ऊर्जा, रेकी का मतलब हुआ प्राण ऊर्जा, सर्वव्यापक यानी जो हर जगह फैली हुई है, की का मतलब ऊर्जा यानी हर जगह जो
प्राण ऊर्जा फैली हुई, यानी ऊर्जा चिकित्सा। ऊर्जा चिकित्सा को ही अगर हम जापानीज लैंग्वेज में बोलेंगे तो रेकी बोलेंगे। प्राणिक हीलिंग और रेकी में थोड़ा सा डिफरेंस है, मेथड का डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें हम थोड़ी हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका उपयोग हम करते हैं। प्राणिक हीलिंग में भी हम कॉस्मिक एनर्जी का ही उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, प्राणिक हीलिंग में थोड़े साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। वहां आपको ध्यान रखना पड़ता है कि रोगी के रोग आपको भी लग सकते हैं। लेकिन रेकी का जो सिस्टम बना हुआ है वो ऐसा सिस्टम है कि उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही हील करने वाले को होगा, ना ही उपचारक को कुछ होगा, और ना ही मरीज को कोई साइड इफेक्ट होगा। एकदम साइड इफेक्ट से मुक्त जो ऊर्जा पद्धति है प्राण चिकित्सा की, वो रेकी है। रेकी में जो समय लगता है वो थोड़ा ज्यादा समय लगता है। प्राणिक हीलिंग एकदम से इफेक्ट क्रिएट करती है, एकदम से महसूस होती है और बहुत ही पावरफुल तरीके से ठीक करती है। लेकिन रेकी थोड़ा धीरे धीरे, सॉफ्ट है, जेंटल है थोड़ा सा तरीका, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है कोई भी। और स्पिरिचुअल, ये जितनी भी विधियां मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं, ये सारी विधियां सिर्फ बीमारी के लिए ही नहीं यूज होती, ये आध्यात्मिक विकास के लिए भी उपयोग होती हैं। जब किसी को अपना आध्यात्मिक विकास करना होता है या अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी होती है, अपने ऊर्जा के स्तर को सुधारना होता है, जरूरी नहीं कि उसको कोई बीमारी हो, जरूरी नहीं कि कोई इसको साइकोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक डिजीज हो, लेकिन अपने अंदर की चेतना के विस्तार के लिए भी ये प्रयोग की जाती है। तीसरी जो विधि प्रयोग की जाती है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा में सुधार करने के लिए, या प्राण चिकित्सा का जो एक रूप प्रचलित है, वो है ची गोंग। ची गोंग जो है वो चाइना से बना हुआ है, चाइना के एंशियंट आर्ट से ही बना हुआ है। वैसे ये भारत से ही गया है। जो बोधि धर्मा, एक बौद्ध भिक्षु हुए भारत के, वो उन्होंने ही ची गोंग को बनाया। ची गोंग का जो अगर हम मतलब देखेंगे तो ची का मतलब है प्राण, एक सर्वव्यापक, एक बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी। गोंग का मतलब है उसके उपयोग करना, उसके विभिन्न आयाम। जैसे हम भारत में बोलते हैं प्राणायाम, तो वहाँ ची गोंग वो चाइनीज वर्जन है उसका। तो उसमें भी कुछ विजुअलाइजेशंस के थ्रू, कुछ प्राणायाम के द्वारा, कुछ एक्सरसाइजेज के द्वारा, कुछ शारीरिक एक्सरसाइजेज के द्वारा ऊर्जा में सुधार किए जाते हैं। वो जो नस नाड़ियों की हमने बात की, जो 72,000 नाड़ियां हुई, जो हमारा सूक्ष्म शरीर हुआ, उन सब के ऊपर काम किया जाता है ची गोंग में। ची गोंग भी एक बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही पावरफुल तरीका है ऊर्जा में सुधार करने का। जैसे भारत में प्राणायाम प्रयोग किया जाता है, योग का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही चाइना में ताई ची और ची गोंग के द्वारा ऊर्जा में सुधार किए जाते हैं और एक लंबी आयु की परिकल्पना की जाती है। ताकि देखिए, कई बार हमने देखा है कि बहुत स्वस्थ लोग भी बहुत कम साल तक जीते हैं, और एक ठीक ठाक कंडीशन वाले लोग भी बहुत एक लंबी आयु को प्राप्त कर जाते हैं। वो जो सारा खेल है वो एक आपकी प्राण ऊर्जा के ऊपर ही है। जैसे कि हम एक सामान्य कहावत में बोलते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो हम बोलते हैं कि इतने ही श्वास थे। वो हमने जो शब्द यूज किया, इतने ही श्वास थे, उसका मतलब है कि इतनी ही प्राण ऊर्जा इसके पास उपलब्ध थी। एक मोबाइल डिवाइस की आप कल्पना करें जिसकी बैटरी बहुत ही लो है, कम है बैटरी बैकअप, तो क्या होगा, बहुत बढ़िया परफॉर्म करते करते भी एकदम से वो बंद हो जाएगा। कितना ही अच्छा डिवाइस है, कितनी ही अच्छी कंपनी का डिवाइस है, लेकिन बैटरी ना होने की वजह से वो एकदम से डेड हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस का डिवाइस है, मोबाइल है, लेकिन उसकी जो बैटरी बैकअप है वो बहुत अच्छा है, तो वो पड़ा पड़ा भी कुछ ना कुछ कम परफॉर्म करेगा, लेकिन चलता रहेगा लंबे समय तक। तो अगर प्राण ऊर्जा या आभा मंडल को हम समझे तो हमारा जो बैटरी बैकअप है वो हमारी प्राण ऊर्जा और आभा मंडल है। और ये जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, इनका एक ही काम है, प्राण को बढ़ाना, उसका विस्तार करना, उसको सुधारना, उसमें जहां ब्लॉक है उनको खोलना, और एक लंबी आयु को प्राप्त करना, और एक आध्यात्मिक जीवन को, एक मानव जीवन की जो महामानव की जो परिकल्पना है उसको पूर्ण करना। उसमें सहयोगी है प्राण ऊर्जा। एक शारीरिक जगत है, एक मानसिक जगत है। जो प्राण ऊर्जा है वो शरीर और मन के बीच का एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, जो कि दोनों को जोड़ता है, जिससे आपका आध्यात्मिक भी विकास होता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। तो ची गोंग में भी प्राणायाम के थ्रू, एक्सरसाइजेज के थ्रू, कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस की जाती हैं, कुछ कुंभक लगाए जाते हैं, कुछ कल्पनाएं की जाती हैं। इन्हीं सारी ऐसे ही प्राणायाम के द्वारा की तरह ही ची गोंग का भी अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट जो प्राण ऊर्जा यानी इस आभा मंडल या प्राण चिकित्सा के लिए जो सबसे प्रभावी, इस दुनिया में जो सबसे प्रभावी जो
पद्धति है, जिसने पूरे प्राण के ऊपर रिसर्च की है, उसके प्रकार, उसके नस नाड़ियां, हर चीज, जो ये सारी चिकित्सा पद्धतियां जो निकली हैं वो योग से निकली हैं। योग का मतलब है खुद से जुड़ना। योग का मतलब है मानव से महामानव बनने के लिए जो साइंस भारत के ऋषि मुनियों ने दी, वो योग है। इस योग का ही एक हिस्सा प्राणायाम है। उसी को चाइना में चीगोंग कहा है, उसी को जापान में रेकी कहा है, उसी को फिलीपींस में प्राणिक हीलिंग कहा है। वहीं से इस एक हिस्से को उठा के उसको एक्सप्लोर किया गया, उस पर रिसर्चेज किए गए, उस पर काम किया गया, उससे उपचार किए गए, तो ये अलग अलग पद्धतियां बनी। तो इनकी जो मदर आर्ट है, जो इनकी जो मेन जो मुख्य जहां से निकली है, वो योग है। योग में पंच प्राणों का भी जिक्र है, उपप्राणों का भी जिक्र है, नस नाड़ियों का जिक्र है, 7 चक्रों का जिक्र है, और उनको शुद्ध करने के विभिन्न तरीके शरीर के द्वारा, आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, शुद्धि क्रियाओं के द्वारा, अलग अलग विधियों के द्वारा उस प्राण ऊर्जा के विस्तार की बात, उसको ऊपर उठाने की बात, उसको चक्रों, उसके ऊर्ध्व गमन की बात, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, उसको जागृत करने की जो बात है, वो सारी योग में मिलती हैं। तो योग जो है एक मुख्य चिकित्सा पद्धति है। लेकिन आज के दिन जो योग प्रचलित है उसमें प्राण ऊर्जा के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। उसमें ज्यादातर जो ध्यान दिया जाता है, इनडायरेक्टली वो प्राण ऊर्जा पर ही काम करता है, लेकिन जो ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो शरीर के स्तर पर ध्यान दिया जाता है कि किससे क्या बीमारी ठीक होगी। लेकिन वो बीमारी जो ठीक होती है उसके पीछे जो साइंस काम करती है, वो प्राण ऊर्जा और ऊर्जा स्तर में सुधार और पंच प्राणों में सुधार, उन्नस नाड़ियों में सुधार, वही चीजें हैं जो उसको इतना इफेक्टिव बनाती हैं। उसके बाद आता है योग का हिस्सा हमारा प्राणायाम। योग में भी कई सारी चीजें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो प्राणायाम का जो हिस्सा है, जो अष्टांग योग में जो प्राणायाम बोला गया है, जो हठ योग में जो प्राणायाम है, वो प्राणों का आयाम, यानी एक ऊर्जा है, उसको समझने के अलग अलग विभिन्न तरीके, डायमेंशंस, उसके प्रयोग, उसको नियंत्रित करने के का जो तरीका है, वो प्राणायाम है। प्राणायाम एक विस्तृत तरीका है। अगर सिस्टम से प्रैक्टिस किया जाए, शुरुआत में हमें कौन से अभ्यास करने हैं, फिर कौन से अभ्यास करने हैं, फिर कौन से कुंभक लगाने हैं, उस किस कुंभक के लगाने से क्या इफेक्ट होगा, क्या वात पित्त कफ बैलेंस होगा, कौन सी नाड़ियां एक्टिवेट होंगी, कौन से चक्र जागृत होंगे, बहुत ही विस्तार से हठ योग में बताया गया है। प्राणायाम का जो मुख्य हिस्सा है, हमारे योगियों ने जान लिया था, हमारे योगियों ने ये जान लिया था कि ये जो शरीर दिख रहा है, ये जो चल फिर रहा है, सिर्फ यही सत्य नहीं है, इसके पीछे इसको जो एक ऊर्जा है जो चला रही है, अगर उस ऊर्जा में सुधार नहीं किए गए, उस ऊर्जा में अगर सुधार नहीं किए गए, तो उसका जो मानव से महामानव बनने की जो परिकल्पना है, या एक हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो परिकल्पना है, वो नहीं सत्य हो पाएगी। जैसे कि इसलिए हठ योग में आसन के बाद ठीक प्राणायाम बताया गया है कि जब आपका शरीर ठीक ठाक काम करना शुरू कर दे, जब आपके थोड़े ज्वाइंट ठीक हो जाएं, आप थोड़ा एक बेसिक फिटनेस आपकी हो जाए, उसके बाद जो आपको अभ्यास करना है षटकर्म आसनों के बाद, वो है प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या अंदर की जो नस नाड़ियां, अंदर की जो ऊर्जा है, वो आप ऊपर उठा नहीं पाएंगे। आप जो योग की जो आगे की अवस्थाएं हैं वहां तक प्राप्त करना लगभग असंभव काम है बिना प्राणायाम के। तो प्राणायाम तो सीधा बना ही प्राण से है, प्राणों के अलग अलग उपयोग, अलग अलग डायमेंशंस। उसके बाद हम देखते हैं यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ चिकित्सा को भी मैंने पाया है कि यज्ञ चिकित्सा सिर्फ पर्यावरण को शुद्ध करने की चिकित्सा नहीं है। यज्ञ चिकित्सा में सिर्फ हवा या पोल्यूशन कम नहीं होता है। यज्ञ चिकित्सा एक प्रकार से उस जगह पर जहां पर वो हवन किया जाता है, उसके आभा मंडल को शुद्ध करने का तरीका है। जब हम प्राण चिकित्सा आभा मंडल को क्लीन करने की बात हम जब करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो अग्नि है, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा उस आभा मंडल को में सुधार किए जा सकते हैं। और सबसे पावरफुल जो मेथड है वो अग्नि का है। जब इतने प्रचंड रूप से अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो पूरे घर के आभा मंडल को, और बल्कि घर से भी ज्यादा जो आसपास जहां तक उसकी ऊर्जा फैलती है, वहां तक की सारी हैवी एनर्जी, हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या अर्थ की मैग्नेटिक जितनी भी हैवी एनर्जी है, उसको वो डिजोल्व कर देती है, उसको वो
डिस्ट्रॉय कर देती है और एक लाइट एनर्जी, एक स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वहाँ पर क्रिएट करती है। तो जो यज्ञ चिकित्सा है सिर्फ आपके घर के आभा मंडल को शुद्ध करने का तरीका है, उसके आसपास जितने भी लोग बैठते हैं उन सब का आभा मंडल क्लीन हो जाएगा। आपने कभी अगर यज्ञ में बैठ के देखा हो तो उसके बाद जो ऊर्जा में बदलाव महसूस होते हैं वो एक बहुत ही ऑब्जर्व आप उसको कर सकते हो, उसको आप एकदम से महसूस कर सकते हो, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है। आप यज्ञ से पहले आप बैठ के अपनी ऊर्जा को ऑब्जर्व करें, कैसा आप महसूस कर रहे हैं शरीर में, मन में, आत्मा में, और उसके बाद आप हवन करें, वो मंत्रों का पाठ करें, और उसके बाद फिर आप जब लास्ट में जब उठेंगे तो एक ऊर्जा आपकी एकदम से आपको लगेगा कि एक आपका जो आभा मंडल है वो ब्राइट हो गया है। ये जो जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं ये कोई सिर्फ बातचीत नहीं है, ओरा फोटोग्राफी में इन सब का प्रभाव देखा गया है। मतलब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी हमने ओरा फोटोग्राफी की, उसकी ऊर्जा के स्तर को हमने जांच लिया, उसके बाद उसको यज्ञ कराया गया, हवन कराया गया, और उसके बाद उसकी जब फोटोग्राफी की गई तो एकदम से जो ऊर्जा थी वो उसका जो आभा मंडल था वो प्रकाशमान हो गया है, वो एकदम से चमकीला हो गया है और उसके सारे ब्लॉक जो है रिलीज हो गए हैं। तो इसलिए यज्ञ चिकित्सा भी एक आभा मंडल के ऊपर ही मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही प्रभावी तरीका है काम करने का। उसके अलावा वास्तुशास्त्र जो है प्रैक्टिस किया जाता है एक हीलिंग थेरेपी के रूप में। वास्तुशास्त्र जो है नॉर्मली वो किसी व्यक्ति के आभा मंडल पर काम करने की बात नहीं है। ऊपर की जितनी भी विधियां थी वो सब एक व्यक्ति के ऊपर काम करती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र किसी जगह के आभा मंडल के ऊपर काम करता है। वास्तुशास्त्र में समझा गया है कि एक ऊर्जा का स्तर रहता है, जब व्यक्ति का ऊर्जा का स्तर है उससे बीमार हो सकता है, उससे ठीक हो सकता है, उससे कोई प्रभाव हो सकता है, तो वो जगह का भी एक ऊर्जा का स्तर रहता है। तो उस ऊर्जा के स्तर को सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप, विभिन्न प्रकार के अलग अलग उपाय वास्तुशास्त्र में प्रैक्टिस किए जाते हैं, ताकि एक सपोर्टिव सिस्टम बनाया जा सके कि जहां भी व्यक्ति रह रहा है उसकी अंदर की ऊर्जा का सुधार के लिए तो योग, प्राणायाम, ध्यान ये सब हो गए। उसके अलावा बाहर की ऊर्जा के सुधार के लिए जो काम किया जाता है वो वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र आपकी किस दिशा में, किस घर की अलग अलग चीजें, कहाँ पाइपलाइन है, कहाँ क्या मटेरियल कहाँ रखा है, बहुत सारी चीजें। और ये वास्तुशास्त्र में भी जो सुधार के बाद भी फोटोग्राफी की गई है, आफ्टर और बिफोर दोनों फोटोग्राफी आप इंटरनेट पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक उपाय, एक छोटा सा उपाय, कोई चीज इधर उधर करने से ही इतना ऊर्जा में प्रभाव पड़ जाता है। तो वहां पर फिर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके आभा मंडल में भी वो प्रभाव बढ़ता है, तो वो बीमारियां उनकी अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है। बाहर से भी सहयोग मिलता है। वास्तुशास्त्र में भी हम ऊर्जा सुधार यानी आभा मंडल पर ही काम करते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट में है वो है क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल हीलिंग जो है, क्रिस्टल जो रहते हैं नेचुरल स्टोन रहते हैं, प्राकृतिक स्टोन रहते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में जेम्स स्टोन होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ हम जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो हम ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्रिस्टल्स के थ्रू हो रहा है। एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी रहती है। आपकी घड़ी में आपने कभी देखा होगा नीचे क्वार्ट्ज। उस क्वार्ट्ज का मतलब है क्रिस्टल है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक स्टोन फिट किया गया जो हर 1 सेकंड में एक बार टिक करता है, जिसकी वजह से घड़ी सेम एक ही स्पीड में चल पाती है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल्स को अलग अलग ग्रिड के थ्रू उनको उनके कुछ आभूषण के द्वारा कुछ चक्रों पर रख के अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स और अलग अलग प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आभा मंडल में प्रयोग किए जाते हैं। उनको शुद्ध किया जाता है, उनको चार्ज किया जाता है, उनको क्लीन किया जाता है और फिर उनका उपयोग किया जाता है। उनके द्वारा हीलिंग प्रैक्टिस की जाती है और आभा मंडल में जो एनर्जी ब्लॉक हो गई है उसको ठीक किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा सघन हो गई है ऊर्जा तो उसको समानांतर किया जाता है, उसको संतुलित किया जाता है क्रिस्टल्स के थ्रू। ये सारी जो विधियां हमने देखी ये प्राण चिकित्सा की ही विधियां हैं, उसी के अलग अलग रूप हैं जो आभा मंडल पर डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा भी घर में छोटे छोटे अभ्यास हम करते रहते हैं, जैसे नमक के पानी से नहाने का एक प्रयोग रहता है, नज़र उतारने का जो प्रयोग रहता है, ये भी आभा मंडल के ऊपर की जाने वाली चिकित्सा है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आप बिफोर आफ्टर फोटोग्राफी करके आप देखें कि सिर्फ एक कोई तेल का दिया घुमाया जाए आपके ऊपर से, या जैसे जो अग्नि चिकित्सा हम बताई मैंने, यज्ञ चिकित्सा, वही प्रयोग, उसी का एक छोटा सा रूप हम वो नज़र उतारने में भी प्रयोग करते हैं, आरती उतारने में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी
अरोमा थेरेपी में भी करते हैं। तो ये आभा मंडल की सुधार की ही थेरेपीज हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर हमें ये जो प्रयोग करना है, ये जो हमने अभी तक आभा मंडल को समझा, जो ऊर्जा चिकित्सा समझी, तो इसका अगर हमें जीवन में प्रयोग करना हो एक सामान्य तरीके से, एक सामान्य व्यक्ति बिना किसी बहुत ज़्यादा जानकारी के अगर इसका प्रयोग करना चाहे तो क्या कर सकता है। इसके लिए मैंने सिंपल सा तीन मेथड इसमें अप्लाई किए जाते हैं प्राण चिकित्सा में। ऐसा समझ लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए आभा मंडल ना समझ के आप इसको घर ही समझ लीजिए। आपकी घर की सफाई कैसे की जाएगी? पहला जो स्टेप है वो है जांच, यानी स्कैनिंग जिसको बोलते हैं, ओरा स्कैनिंग। पहले तो आप ये चेक करते हो कि घर में कहाँ सफाई की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आभा मंडल में हम पहले चेक करते हैं कि ऊर्जा कम है, बढ़ी हुई है या संतुलित है, या इसकी ऊर्जा बढ़ानी है कि कम करनी है, या ऊर्जा देनी है कि इससे शरीर से बाहर निकालनी है। ऐसे उसको स्कैन किया जाता है विभिन्न तरीकों से। स्कैन करने के लिए अभी मैं इनको थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये जो जांच परख है, इसका मतलब है एनर्जी स्कैनिंग। आपके आभा मंडल को स्कैन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। जैसे कोई एलोपैथी का हमें उपचार करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले हम उस डॉक्टर टेस्ट लिखता है कि पहले पता करो कि किस प्रकार की बीमारी और किस ऑर्गन में क्या चला हुआ है। तो जब टेस्ट में हो जाता है तो उसके बाद उसमें सुधार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो टेस्ट का जो काम है वो ओरा स्कैनिंग करती है। उसके बाद किया जाता है झाड़ बुहार, का मतलब है जो ब्लॉक एनर्जी है उसको वहां से रिलीज करना, उसको खोलना, या फिर उसको सफाई करने की जरूरत, उसको वहां पर जो सुधार करने के लिए जो इसको स्क्रबिंग भी बोला जाता है, स्क्रब किया जाता है। जैसे समझ लीजिए फ्लोर के ऊपर अगर कचरा गिरा हुआ है, चिपका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको खुरचेंगे, वहां से स्क्रब करेंगे, उससे रिलीज करेंगे। तो जो नेगेटिव एनर्जी है या जो ब्लॉक एनर्जी है उसको स्क्रब किया जाता है झाड़ बुहार के थ्रू। इनके प्रैक्टिकल मेथड भी अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। तीसरा है सफाई। जब हमने उस ब्लॉक एनर्जी को रिलीज कर दिया, वहां से स्कैन कर लिया, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं सफाई। मतलब अब उस ऊर्जा को हम आभा मंडल से निकाल देते हैं। पहले हम स्कैन करेंगे, जांचेंगे, फिर उसको हम रिलीज करेंगे और फिर इसको उससे निकाल देंगे। तो इसको अगर हमें प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, एक प्रयोग छोटा सा मैं बताता हूँ। पहले आप ये देखें कि कभी भी किसी को रोग हो, मान लीजिए आपके घर में किसी को सिर में दर्द है, या आपको ही कहीं सिर में दर्द है, कोई नेक में है, कोई बैक पेन है, कोई ऐसा पेन है जो बहुत क्रोनिक ना हो, क्योंकि ये जो विधि है ये सामान्य विधि है। अगर छोटी बीमारी पर करोगे तो इसका इफेक्ट एकदम से पता चलेगा। अगर कोई क्रोनिक डिजीज पर आपने एकदम से उसको प्रयोग करने की कोशिश की तो उसमें समय लगता है। उसके लिए और सहायक विधियों का भी उपयोग करना पड़ता है, उसमें चार्जिंग भी करनी पड़ती है, हो सकता है उसमें क्रिस्टल्स का भी उपयोग करना पड़े, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, मंत्र भी होते हैं उसमें। लेकिन अभी फिलहाल जो आपको प्रयोग करना है, कहीं भी कभी भी आपको हैवी लगे, कहीं शरीर में दर्द लगे, तो आप क्या करें, अपनी हथेलियों को रब करें, थोड़ा लंबे गहरे सांस लें, थोड़ा रिलैक्सेशन करें, थोड़ा माइंड को शांत करें। अगर आपके माइंड में पहले ही बहुत सारी फ्लक्चुएशंस चली हुई हैं तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर की ऊर्जा है, बहुत ही स्टल एनर्जी है। तो इसको महसूस करने के लिए आपको रिलैक्स करना जरूरी है, थोड़ा रेस्टिंग स्टेट में रहना जरूरी है। पहले हथेलियों को आप आपस में रब करें, थोड़ा हथेलियाँ वार्म करें और संवेदनशील बनाएं। जो मैंने एक ऊर्जा की एनर्जी बॉल की एक्सरसाइज बताई, थोड़ा सा महसूस करें। जब आपको लगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड महसूस होना शुरू हो गया, तब मान लीजिए जिस भी, चाहे वो रोगी आप खुद हो चाहे कोई दूसरा हो, फिर उसको स्कैन करने की कोशिश करें। मान लीजिए ये रोगी लेटा हुआ है, यहाँ पर आप सिर से पैर तक ऐसे धीरे धीरे पहले उस ऊर्जा को महसूस करें और सिर से पैर तक धीरे धीरे ऐसे हाथ को लेके आए। मान लीजिए किसी को पेट में दर्द है तो वहाँ पर पेट पर जाके आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहा है, इसी के साथ साथ जब आप लेके आएंगे, अगर ऊर्जा की कमी है वहां पर तो हाँ आपको हाथ आपका नीचे जाएगा, आपको फील होगा कि यहाँ कुछ गड्ढे जैसा महसूस होगा कि हाँ एनर्जी ब्लॉक है, कम है एनर्जी। तो मतलब यहाँ पर हमने किया, फिर आप चेक करो पूरे शरीर को, ऐसे करके धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो आपको या तो क्या होगा, या तो गड्ढा महसूस होगा, गड्ढे का मतलब है ऊर्जा कम है, या फिर आपको ऐसे करते करते हाई ऐसे
पीक महसूस होगा, आपको लगेगा कि कुछ बबल जैसा महसूस होगा, एनर्जी बबल फील होगा। तो एनर्जी बबल जो है, एनर्जी बबल फील हुआ तो मतलब ऊर्जा यहाँ पर सघन हो गई है, ज़्यादा हो गई, इसको कम करने की ज़रूरत है। तो जब आप इसको चेक कर लो कि ऊर्जा कम है और संबंधित जो अंग है उसी पर मिलेगा, मान लो किसी को पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द है तो वो या तो ऊर्जा कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद आपको ये जांच परख जब हो जाए, आपको पता चल गया कि पेट की ऊर्जा कम है, तब आप सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड को अप्लाई करने के लिए फिर से हथेली को रब करेंगे और अपनी फिंगर्स को खोल के अपने इंटरनल ऑरा में, मान लीजिए आपका पेट है तो यहाँ से आप फिंगर्स के थ्रू ऐसे धीरे धीरे, ऐसा समझेंगे जैसे बालों में हम कोम करते हैं, ऐसे एनर्जी चैनल्स को ऐसे सुलझाने की हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे, बहुत आराम से, बहुत सॉफ्टली। 11 से 21 बार तक जब हम धीरे धीरे ऐसे समझेंगे कि यहाँ से हम कोई एनर्जी को, ब्लॉक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, उसको आप पकड़ के नमक के पानी में भी डाल सकते हैं, या फिर बहुत आराम से आप 11 से 21 बार करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ की ऊर्जा जो है थोड़ी सी खुलनी शुरू हो गई है। जब आपको ये महसूस हो जाए कि यहाँ पर ब्लॉक एनर्जी आपने रिलीज कर दी, यानी झाड़ बुहार यानी स्क्रबिंग कर दी, उसको सुलझा दिया है, तब आप उसको वहाँ से हथेलियों की मदद से खींच के उस ऊर्जा को साइड में, को नॉर्मली साइड में खींचा जाता है, नहीं तो क्या होगा कि पेट की ऊर्जा नीचे जाके ब्लॉक हो जाएगी, तो उसको साइड में खींच के ऊर्जा को और नमक के पानी में डाला जाता है। एक नमक का पानी रखें, नमक का पानी जो है नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई आपके आभा मंडल को करने का काम करता है। तो उसमें 11 से 21 बार धीरे धीरे उस ऊर्जा को वहाँ से खींच के आप नमक के पानी में डालें। पहले स्कैन करें, फिर स्क्रब करें और फिर धीरे धीरे 11 से 21 बार उस ऊर्जा को वहाँ से उठाएं और इमेजिनेशन में महसूस करें कि यहाँ से ऊर्जा एक उठाई और नमक के पानी में डाल दी। धीरे धीरे आप क्लीन करेंगे तो 11 टाइम्स आप करेंगे, उसी में आपको भी ऊर्जा महसूस होगी और रोगी को भी आराम महसूस होगा और उसको रिलीफ फील होना शुरू होगा। हाँ, अगर उस बीमारी का कोई भौतिक कारण है तो वो भी आपको जानना जरूरी है, भौतिक कारण को भी जानना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ आभा मंडल से ही चिकित्सा करते रहें, पेट में कोई इन्फेक्शन हो, कोई गलत चीज़ खा ली हो तो उसका इलाज भी करना जरूरी है, लेकिन एक आभा मंडल के महसूस करने के लिए प्रयोग आप कर सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस प्रकार हम शरीर के स्तर पर ऊर्जा में, शरीर के स्तर पर हम इलाज कर सकते हैं केमिकल्स के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, वैसे ही जब हम ऊर्जा स्तर को समझते हैं तो अपने ऊर्जा के स्तर में भी बदलाव करके हम अपनी ऊर्जा में को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। हमारे शरीर और मन, आत्मा अलग अलग स्तर पर प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो कि प्राणायाम, योग, प्राणिक हीलिंग, इनमें सब चिकित्साएं प्रयोग की जाती हैं। तो सीधा संबंध है इसका हमारे स्वास्थ्य से, हमारी ग्रोथ से, मानव से महामानव बनने की तरफ जो यात्रा है। जब आप प्राणिक चिकित्सा का अभ्यास जब आप करेंगे, उसको प्रयोग जब आप करना शुरू करेंगे, तो आप जानेंगे कि छोटी मोटी बीमारियां तो हमें दवाइयाँ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओरा क्लीनिंग से ही ठीक हो जाती हैं वो। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने जाना आभा मंडल, उससे रिलेटेड क्या क्या चिकित्साएं प्रयोग की जाती हैं, उसको महसूस करने के तरीके, उसको सुधार करने के तरीके, उसके विभिन्न आयाम, उसको देखने के, समझने के तरीके। तो आज के लेक्चर में ही इतना ही, आज के व्याख्यान में इतना ही। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।